बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 22 अगस्त और जुमेरात की शाम में 4-5 ऐसी खबरें हैं जो आपसे शेयर करेंगे, जिससे अंदाज़ा ये होता है कि तमाम मामलात हुकूमत के हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है, हुकूमत के ओसान ख़ता नहीं हो रहे, बल्कि इस वक्त चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हाथ से भी बहुत सी चीज़ें सिरकती हुई दिखाई दे रही हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुबारक सानी केस की हेयरिंग हुई, उस हेयरिंग के दौरान जो अहवाल देखा गया, जो अहवाल बताया गया, उससे ये दिखाई देता है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब भी अभी घर जाने का फ़ैसला कर चुके हैं, और उसकी कुछ तफ़सीलात भी आपसे हम शेयर करेंगे। और फिर तीसरा बड़ा अहम मामला जो है कि इस वक्त हुकूमती और सियासी हलकों के अंदर ये बातचीत शुरू हो चुकी है कि इस वक्त जो आवाम के अंदर लावा उबल रहा है, जो बिल्कुल फटने के करीब है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मूवमेंट ने जो इस्लामाबाद तरनोल में जलसे का ऐलान किया था, जिसको ऐन आज वक्त पे सुबह जो है कि वो मुलतवी करने का ऐलान किया गया। आज़म स्वाति साहब की इमरान खान से 7:30 बजे सुबह अडयाला जेल में मुलाकात हुई या करवाई गई, ये बड़ा अहम मौजू है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जिसके बाद ये ऐलान किया गया, इस ऐलान के पीछे बुनियादी मुहर्रिकात क्या हैं? हुकूमत क्यों खौफज़दा है? हुकूमत क्यों बौखलाई हुई है? क्यों आज़म स्वाति जैसे शख्स को, जो एक इस्तारा थे मुज़ाहमत का, जिन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, जिन्होंने सबसे पहले वो वीडियो जो उनकी बेटी को भेजी गई, जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक थी, उसके लिए पब्लिकली हौसला हिम्मत करके आवाज़ उठाई, और फिर उनको जिस अंदाज़ के अंदर रियासती तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो उसके सामने मुज़ाहमत का इस्तिआरा बनकर उभरे थे। और फिर उसके बाद यके बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लोग बोलना शुरू हुए थे। उस आज़म स्वाति को अडयाला जेल में क्यों मुलाकात की इजाज़त दी गई इमरान खान से, और क्या ये उनकी रिक्वेस्ट थी या किसी और की ख्वाहिश थी? और इसके नतीजे में फिर आज 22 अगस्त का जलसा तो मुलतवी हुआ, लेकिन इसके बदले में आज फौरी तौर पे ही डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को क्यों ये एनओसी जारी करना पड़ा कि 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसी मकाम पर जलसे की इजाज़त दी जाती है? ऐसी परेशानी क्या थी? अगर जलसा ये मुलतवी कर ही दिया गया, एनओसी कैंसिल कर ही दिया गया, तो फिर डट के खड़े रहते, रियासत डट के खड़ी क्यों नहीं हुई? ये वो सारे बुनियादी मुहर्रिकात और सवालात हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम आपको कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि वो शहबाज शरीफ हुकूमत साहब के हाथ से जो हैं कि वो निकल चुकी हैं। और यही वजह है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब भी अब ये ना सिर्फ सोच रहे हैं, बल्कि भरी अदालत के अंदर इसका इज़हार भी कर रहे हैं कि वो घर चले जाएंगे। और इसी अंदाज़ के अंदर फिर क्या ये हुकूमत अगर ख़त्म होती है, तो शहबाज शरीफ साहब या उनकी काबीना के वो अहम लोग जो पाकिस्तान के अंदर अवाम के ऊपर मुज़ालम करने में सर फ़हरिस्त रहे, आगे आगे रहे, बांगे दोहल ऐलानात करते रहे कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, तुन के रखेंगे, इस किस्म की जो बातें करते रहे, तो क्या वो पाकिस्तान में रहेंगे? फ़रार होंगे तो कहाँ जाएंगे? ये बड़ा अहम मामला है। और फिर एक 9 मई के हवाले से भी बड़ी अहम 2 डेवलपमेंट हुई हैं आज, और वो 2 डेवलपमेंट हमें ये बताती हैं कि 9 मई का बयानिया जो है वो भी दफन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके ताबूत में भी एक के बाद दूसरा कील ठोंका जा रहा है। और आज 2 जो वाक़यात हुए, एक रावलपिंडी में और एक गुजरांवाला में। गुजरांवाला में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आलिया हमज़ा की जो रिहाई है, उसको उनको जिस मुकदमे के अंदर मुलव्वस किया गया था, उसमें उन्होंने बरी कर दिया है, और उस मुकदमे से उनको डिस्चार्ज कर दिया है। और दूसरी तरफ रावलपिंडी के अंदर जो 2 वादा मुआफ़ गवाह बनाए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली के अरकान, जिनमें से एक डिप्टी स्पीकर थे साबिक पंजाब असम्बली के वासिक क़य्यूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट। इन दोनों ने भी जो वो दफ़ा 164 का बयान जारी करवाया गया था, वही मोतबर ज़राए, जो सरकारी ज़राए यके बाद दीगरे, हर दौरे हुकूमत में अयूब खान से इन्होंने फ़ातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ जो है कि ये मोतबर ज़राए ने झूठी ख़बरें देना शुरू की थी, और अभी तक जो है तो उसके बाद फिर भुट्टो दौर में भी फिर नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ भी ये मोतबर ज़राए ख़बरें दिया करते थे, और फिर हर दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ये मोतबर ज़राए झूठी बेबुनियाद ख़बरें फैलाकर अपने आप को मोतबर साबित करने की कोशिश करते रहे। इस वक्त भी बहुत सी झूठी ख़बरें वो फैला रहे हैं। तो उन मोतबर ज़राए ने जो ख़बरें जारी करवाई थी कि वासिक क़य्यूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट ने वादा मुआफ़ गवाह बन गए, और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने सारी प्लानिंग की थी 9 मई की, और हमें हदायत दी थी कि अगर जब मुझे गिरफ़्तार किया गया तो फिर फ़लाँ जगह के ऊपर आपने एहतजाज करना है, जलाओ घराव करना है। तो उन्होंने ऐलान किया है कि जनाब हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, हमसे मंसूब बयान गलत है। और ये उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट भी दिया, और अदालत के अंदर ये उन्होंने दरख्वास्त भी दी तहरीरी तौर के ऊपर कि अगर कोई आपके सामने ऐसा बयान लाया गया है तो वो झूठ पर मबनी है, वो हकीकी नहीं है,
تو اس انداز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی فیض حمید کیس کے اندر بہت سے آپ کو نیریٹو اور معتبر ذرائع جو ہے کہ وہ خبریں دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ریاض ملک اور بیریا ٹاؤن کے دفاتر کے اوپر چھاپے اور اس کے بعد یہ بڑا معتبر ریکارڈ جو ہے قبضے میں لیا گیا اور بہت ہی اہم شخصیت بیریا ٹاؤن کی جو ہے وعدہ معاف ہوا بن چکی ہے اور بڑی خوفناک تفصیلات انہوں نے فراہم کی ہیں. یہ کیس ختم ہونے کو ہے لیکن وہ کوئی ایک چیز نہیں آئی. چیز سامنے کیا آئی؟ نیب ایگزیکٹو بورڈ کے وہ منٹ سامنے آئے جس میں نیب ایگزیکٹو بورڈ نے این سی اے اور بیریا ٹاؤن کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے کہ اس کیس کی انکوائری کو کلوز کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور پھر اس فیصلے کے نتیجے کے اندر یہ انکوائری کلوز کر دی گئی تھی. لیکن بعد میں جب آفتاب سلطان چیئرمین تھے نیب کے، ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا اس دور حکومت میں کہ جناب یہ کیس دوبارہ کھول لیں اور ان کے خلاف کیس بنائیں، تو انہوں نے کہا کہ پہلے ایک چیز انکوائری ہو چکی، کوئی چیز اس میں ثابت نہیں ہو رہی. اور اس انکوائری رپورٹ کے اندر جب ایگزیکٹو بورڈ نے کیس بند بھی کیا تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ این سی اے اور بیریا ٹاؤن ریاض ملک کے درمیان جو ایک ڈیل ہوئی ہے اس کے نتیجے میں، اور اگر یہ کمٹمنٹ پوری ہوتی ہے تو کیس کلوز ہے، اور اگر کہیں یہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوتی ریاض ملک صاحب یا ان کی فیملی کی جانب سے، اور این سی اے یو کے اندر اگر کیس دوبارہ شروع کرتی ہے تو پھر نیب پاکستان میں کیس دوبارہ شروع کرنے کا حق جو ہے یہ رکھتا ہے. لیکن این سی اے نے تو یو کے اندر دوبارہ کیس شروع نہیں کیا، جو کمٹمنٹس کی گئی تھی وہ پوری ہو گئی، وہ پیسہ پاکستان واپس آ گیا، تو پھر دوبارہ انکوائری یا جو کارروائی یہی کیسے ہو سکتی ہے. تو اسی طرح سے یہ معتبر ذرائع جو ہے کہ خبریں دے رہے تھے جی کہ عمر واسق قیوم اور واسق قیوم عباسی اور عمر تنویر بٹ جو ہے وعدہ موافقہ بن گئے، تو انہوں نے آج اس سے انحراف کیا. تو یہ آپ چیز نظر آ رہی ہوگی. دوسرا اہم معاملہ جو ہے کہ وہ جلسے اعظم سواتی کی ملاقات، اناؤنسمنٹ، اس کے بعد علیمہ خان کا بیان بھی آیا، آڈیو لیک بھی ان کی ہوئی. یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ اس میں دو چیزیں بڑی ہیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. نمبر ون یہ ہے کہ اس جلسے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عوام کے اندر اویئرنیس پیدا کرنا کہ پاکستان کے اندر جبر، فسطائیت، ظلم اور قانون کی بجائے جو ہے کہ اس وقت نافرمانی کی حکومت ہے. یہ چیز اجاگر کرنے کی ضرورت تھی جس کے اوپر یہ سارا اجتماع ہو رہا تھا. اور پچھلے 2-3 دنوں سے جس انداز کے اندر مختلف شہروں کے اندر رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، ابھی بھی آج دیکھیں آج صبح سے جو نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پولیس ہے اس کی اگر آپ ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جائیں، ایکس کے اوپر، تو صبح سے اناؤنسمنٹس یہ ہو رہی تھیں کہ آپ کو ادھر پشاور سے لے کر اور پھر آپ کو سکھر تک مختلف مقامات پہ موٹر ویز کو جو انٹرچینج بند کیے گئے تھے. اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ تاکہ مختلف شہروں سے جو قافلے اسلام آباد آ رہے ہیں ان کو روکا جا سکے. دوسرا معاملہ جو تحریک لبیک عین اسی روز جو ہے کہ اپنی مظاہروں کا اعلان کرتی ہے، جب پی ٹی آئی اسلام آباد کے اندر ریلی یا جلسے کا اعلان کرتی ہے، انہوں نے بھی آج کیونکہ سپریم کورٹ میں مبارک ثانی کیس کے حوالے سے سماعت تھی تو انہوں نے یہاں پہ ریڈ زون میں ڈی چوک اور سپریم کورٹ کے باہر مظاہرے کا اعلان کر رکھا تھا. تو اس اعتبار سے یہ دو یہاں پہ بڑے ایکٹیویٹی تھی اور این او سی بھی اسی بنیاد کے اوپر کینسل کیا گیا تھا. تو اب جو حکومت اور حکومت کے زیادہ جو حکومت کے پیچھے جو ہینڈلرز بیٹھے ہوئے جن کو سب سے زیادہ خوف اس وقت یہ ہے کہ اگر عوام ایک دفعہ سڑکوں پر آ گئے تو پھر وہ واپس گھروں میں نہیں جائیں گے اور پھر وہ جو ہے کہ وہ کچھ اور عمارتوں میں گھس جائیں گے، اقتدار کے ایوانوں میں گھس سکتے ہیں بنگلہ دیش کی طرز کے اوپر. تو اس لیے عوام کو ابھی جو ہے کہ کسی ایک بڑے اجتماع کی صورت میں نہیں اکٹھے ہونے دینا چاہیے کہ جو اس وقت غم و غصے کی لہر ہے وہ کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی ہے. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عدالتوں کے ذریعے عمران خان کے مقدمات اگر ختم ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور بری ہوتے ہیں تو پھر ان کو بری ہونے دیں. یہ کچھ تاخیر ضرور کی جا رہی ہے. آج ہم نے صبح جو وی لاگ کیا تھا اس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ حکومتی حلقے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یونائٹڈ نیشن ورکنگ گروپ کی رپورٹ کے اندر جن کیسز کا ذکر تھا ان سب میں عمران خان کو بری کر دیا جائے گا، اور نئے کیسز جو ہوں گے پھر نئے کیسز پہ دیکھا جائے گا. جی یو این کے پاس دوبارہ کوئی شکایت جاتی ہے تو اس کے اوپر ہم دیکھ لیں. لیکن ابھی بھی اس وی لاگ کے بعد ہمیں کچھ لوگوں نے رابطہ بھی کیا اور کچھ چیزیں بتائی بھی ہیں کہ جس کے اندر ان کا خیال ہے کہ نہیں شاید زیادہ تاخیر نہیں ہوگی، ممکن ہے کچھ تاخیر ہو سکے، کچھ نئی 2-3 جو ڈیولپمنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ کی جو پنجاب حکومت ہے خاص طور کے اوپر وہ کچھ کیسز کے اوپر زیادہ بزیدہ زور دے رہی ہے تو ممکن ہے وہ کچھ کیسز ہوں، لیکن وہ بھی اتنے ویک ہیں کہ وہ بھی عدالتوں کے ذریعے کلیئر ہو جائیں گے. بالکل ویسی جیسے گجرانوالہ سے عالیہ حمزہ کی آج بریت ہوئی اور جس طرح سے یہ وعدہ موافقہ جن کے بیانات جاری کیے گئے تھے وہ بھی آج 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے عدالت میں درخواست دی. تو اس طرح سے وہ کیس بھی ختم ہو جائیں گے اور عمران خان کو زیادہ دیر رکھنا جو ہے کہ اب وہ مشکل ہو چکا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے کہ اس وقت شہباز شریف حکومت جو ہے کوئی پینک کے اندر ہے اور ان کو معلوم ہے کہ یہ سارے معاملات ہوئے تو معاملات کس طرف جائیں گے. اور اعظم سواتی صاحب کو بھی جو ہے کہ میرا خیال ہے کہ حکومت سے زیادہ جو حکومت کے پیچھے لوگ ہیں انہوں نے یہ اپرچونٹی دی. سب کو معلوم ہے کہ اڈالہ جیل کے اندر کنٹرول کس کا ہے، کون وہاں پہ ایکسیس دیتا ہے، کون وہاں پہ ایکسیس روکتا ہے. تو اس لیے
आज़म स्वाति को ये मौका दिया गया और उन्होंने आके बात की, और मेरे ख़्याल के अंदर ये इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आज 22 तारीख है और अगर आज से 9 और 7 जो है कि 16 दिन बाद 8 सितंबर को दोबारा इजाज़त दे दी गई है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये 2-3 दिन जो पूरी की पूरी मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर जो एक कैंपेन थी इस जलसे के हवाले से, जो अवेयरनेस क्रिएट करना बुनियादी मकसद था, वो मसला उजागर हुआ और ये इस्टेब्लिश भी हुआ कि इस वक्त भी रियासत और रियासती इदारे जो हैं और हुकूमती मशीनरी जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ों की वायलेशन कर रही है, और इस चीज़ से भी वो इस्टेब्लिश हो गया। और अभी जो मामला काजी साहब का, काजी साहब आज मुबारक सानी केस के अंदर जो है कि तमाम उलमा इकराम, उसमें मौलाना फजल रहमान भी पेश हुए, उस्मान तकी उस्मानी जो है, तकी उस्मानी वो भी पेश हुए। इसके अलावा दीगर जो है कि उलमा इकराम जो है, मुफ्ती साहिबान जो है वो भी आज अदालत के अंदर पेश हुए थे। और अदालत से जो रिपोर्टर्स और हमारे जो दोस्त अहबाब कुलीग्स हैं जो वहाँ से रिपोर्ट करते हैं, उन ने जो चीज़ें रिपोर्ट की हैं उनके अंदर के काजी साहब को पहली बार इन रिपोर्टर्स ने किसी भी चीफ जस्टिस या किसी भी जज को इतना परेशान कुन और बेबस देखा है अदालत के अंदर जितने आज काजी साहब दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जितना सेंसिटिव मामला है और जो उनके पैदर पे फैसले थे इस मामले के ऊपर, और उसमें इस्लामी नज़ाती कौंसिल ने भी उसके ऊपर मोहर सख्त की कि जनाब ये शरीयत के मुनाफी फ़ैसला है, और सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस अगर शरीयत के मुनाफी फ़ैसला इंडोर्स करेंगे या फ़ैसला देंगे तो उससे जो ख़त्म नबूवत का अक़ीदा है जिसको उसको ठेस पहुँच रही थी, तो उसकी बुनियाद के ऊपर काजी साहब आज बहुत बेबस और परेशान कुन थे। जूनियर वकील हत्ता के अदालत में खड़े होकर जो है कि उनके ऊपर चीख चिल्ला के तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बड़ी ऊंची आवाज़ के अंदर गुफ्तगू कर रहे थे, और अगर काजी साहब रोकने की कोशिश करे तो वो कहते कि आप हमें अखलाकियात के लेक्चर देंगे, और इस किस्म की भी गुफ्तगू हुई। और फिर इन रिपोर्टर्स का ये कहना है कि काजी साहब की पहली बार देखा कि उनकी आवाज़ के अंदर लर्जिश थी, काँप रही थी, ज़बान लड़खड़ा रही थी, और वो बेबस दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे हालात के अंदर उन्होंने एक मौके के ऊपर कहा कि इंसान से अगर उनसे कोई गलती हुई है तो अपनी इस्लाह करेंगे, अपनी गलती की इस्लाह करेंगे। इनडायरेक्टली उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की कि जो फ़ैसला हुआ। और फिर दूसरा ये भी उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्होंने ये महसूस किया कि वो फ़ैसले ठीक नहीं कर पा रहे या उनके ऊपर दबाव है और वो दबाव के नतीजे फ़ैसले कर रहे हैं, तो वो उसी दिन घर चले जाएंगे। अगर वो पिछले 1 साल की सिर्फ सूरत हाल देख लें, जो इंसानी हकूक़ की वायलेशंस है, जितनी पिटिशन्स उनके पास आई हुई हैं, अगर सिर्फ उनको एक दफ़ा वो इस नुक्ते नज़र से हट करके उनके मुखालिफ दरख्वास्त देने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, या कोई कबायली इलाकों की जो कौम परस्त जमातें हैं उनका है, सिर्फ एक इंसानियत के नाते के ऊपर, एक काजी और जज के नाते के ऊपर, एक चीफ जस्टिस के नाते के ऊपर देखें कि जो दरख्वास्तें आई हुई हैं, जो मसाइल बताए जा रहे हैं उनके अंदर, क्या काजी साहब को वो बर वक्त नहीं सुनने चाहिए थे। और अगर उनका ज़मीर ये कहता है कि हाँ नहीं सुनने चाहिए थे, ठीक फ़ैसला किया, तो काजी साहब को अपनी मुद्दत ज़रूर पूरी करनी चाहिए। और अगर उनको अंदर से उनका ज़मीर ये आवाज़ देता है और कहता है कि नहीं काजी साहब आपसे कहीं कोताही हो गई है, तो फिर काजी साहब को ज़रूर अपनी इस भरी अदालत के अंदर ऐलान जो है कि उसके ऊपर या तो नज़रसानी करनी चाहिए, या अपने तर्ज़ अमल के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, या अपनी इस आवाज़ के ऊपर अमल करते हुए घर चले जाना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।